नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल एजुकेशनल गिल्डी में। दोस्तों, इस पर्टिकुलर वीडियो हम दोस्तों दो इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करना चाहेंगे। एक तो है रीजनल कम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। ये संगठन जो है इस बार नया बना है दोस्तों, 2022 में अस्तित्व में आया है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट रहेगा आपके लिए। और इसके अलावा हम इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, इस पर भी बात करना चाहेंगे। आगे जो भी आपका एग्ज़ाम है उन सभी एग्ज़ाम में दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना है, क्योंकि 2022 में बना है और इस पर क्वेश्चन आ भी चुका है एक एग्ज़ाम में दोस्तों। ये पहले हम दोनों चीज़ समझेंगे, उसके बाद ये क्वेश्चन हम आपको सॉल्व करवा के दिखाएंगे। आप खुद से सॉल्व कर लेंगे, उससे पहले आपको ये पढ़ना पड़ेगा। एक बार पढ़ लीजिए, अच्छे से सारे कंसेप्ट को समझ लीजिए, फिर आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, आपका जो भी आने वाले दिनों में एग्जाम है, चाहे असिस्टेंट पब्लिक सैनिटरी वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर का एग्जाम हो या कोई भी एग्जाम देना चाहते हैं दोस्तों, कहीं ना कहीं आपको संगठन से प्रत्येक साल आप देखते होंगे बीपीएससी पिछले बार भी डब्ल्यूटीओ के बारे में क्वेश्चन पूछा था। ओके, डब्ल्यूटीओ के बारे में, उसके एस्टेब्लिश के बारे में क्वेश्चन पूछा था। नाटो के बारे में क्वेश्चन आते रहता है, सार्क, आसियान, बहुत सारे जो संगठन है, यूनाइटेड नेशन के बारे में क्वेश्चन आते रहता है। और जो नया बनता है दोस्तों उसको ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए, उससे क्वेश्चन तो आता ही आता है। इसलिए हम इसको पढ़ेंगे ताकि आगे जो भी एग्जाम आए दोस्तों आप उसको आसानी से उसको सॉल्व कर सकें। ओके, देखिए इसको पढ़ने से पहले, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क को पढ़ने से पहले हम दोस्तों क्वाड के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। आपको पता भी होगा क्वाड क्या है। तो क्वाड एक संगठन है, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, जिसको क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग भी कहा जाता है। ओके, 4 कंट्री इसमें है, इसमें जो है शामिल 4 कंट्री दोस्तों। कौन कौन? तो यूएसए है, इंडिया है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है। अमेरिका है, इंडिया है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया, ये 4 कंट्री क्वाड में शामिल हैं। तो 4 देश क्वाड में शामिल हैं। ओके, और एक बार और ध्यान रखें कि इन चारों देश जो मिलकर एक एक्सरसाइज करती है, एक्सरसाइज मतलब युद्धाभ्यास, किसी प्रकार का युद्ध का जो अभ्यास करती है चारों आपस में मिलकर, उसको एक्सरसाइज करते हैं। तो उसका नाम है मालाबार एक्सरसाइज। ओके, इसके अलावा भी बहुत सारा एक्सरसाइज होता है, काजिंद एक्सरसाइज होता है, डस्टलिक है। इसके अलावा भी जैसे नाटो कंट्री हाल ही फिलहाल में दोस्तों एक एक्सरसाइज की थी, उसके बारे में क्वेश्चन भी आया हुआ था। तो एक्सरसाइज से क्वेश्चन रिलेटेड आता है। तो आप ध्यान रखिए कि क्वाड से जो क्वाड कंट्री जो एक्सरसाइज करती है उसको मालाबार एक्सरसाइज कहते हैं। ओके, ये जरूरी है। क्वाड इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो गया दोस्तों क्योंकि हाल ही फिलहाल में शिंजो आबे जो जापान के सबसे लंबे कार्यकाल तक का प्रधानमंत्री रहे थे, उनकी डेथ हो गई थी, गोली मार कर उनका हत्या कर दिया जापान में। ओके, तो क्वाड का जो संकल्पना था, कह सकते हैं क्वाड का जो कंसेप्ट है, सबसे पहले शिंजो आबे जो जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे उन्होंने ही दिया था। और शिंजो आबे को दोस्तों भारत से भी उनका बेहद अच्छा रिश्ता था। नरेंद्र मोदी जी उनके तो बहुत अच्छे मित्र भी थे। शिंजो आबे को 2022 में दोस्तों, ये भी ध्यान रखिए, 2022 में उनको नेताजी अवार्ड से सम्मानित किया गया, नेताजी अवार्ड। और 2021 में उनको पद्म विभूषण भी दिया गया था शिंजो आबे जी को। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, क्योंकि शिंजो आबे जी का हाल ही फिलहाल में निधन हो गया है, उसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेड से जुड़ कर उनको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, जरूर उसको ध्यान में रखे चलिएगा। अब आते हैं दोस्तों इस पर हम, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। ओके, देखिए इसको यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन है उन्होंने इसको लॉन्च किया कब? तो 23 मई 2022 को, इसी साल 2022 को यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन है उन्होंने इसको लॉन्च किया है, जब क्वाड का दूसरा बैठक हो रहा था। क्वाड का दूसरा बैठक जापान टोक्यो में हो रहा था दोस्तों। आपको पता भी होगा, अगर पेपर पढ़ते होंगे, तो नरेंद्र मोदी जी भी जापान गए थे क्वाड के बैठक में भाग लेने के लिए। ओके, ये फिजिकली सेकेंड बैठक था, याद रखें। क्वाड का ये चौथा बैठक था। 2 बैठक जो हुआ था वर्चुअली हुआ था, क्योंकि कोविड है उस समय 2020-21 में, कोविड के कारण जो इसका जो सीटिंग्स हुआ था, ऑनलाइन मीटिंग कह सकते हैं, ऑनलाइन हुआ था, और 2 फिजिकली हुआ है। तो ये सेकेंड था टोक्यो में, सेकेंड फिजिकल। ऑप्शन में यदि आ जाए 4 और 2, किसको मारेंगे टिक? तो सही से क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा दोस्तों। यदि वर्चुअल बैठक पूछे तो 2 वर्चुअल हो चुका है। और फिजिकली का मतलब क्या है? सारे लीडर्स एक साथ किसी एक जगह पर किसी एक कंट्री में मिले हो तो उसको फिजिकली कहते हैं। तो सेकेंड फिजिकल मीटिंग था और 2 वर्चुअल भी हो चुका है। तो ओवरऑल ये चौथी बैठक थी, ओवरऑल चौथी कह सकते हैं, लेकिन फिजिकल सेकेंड ही था। ओके, अब हम बात करते हैं दोस्तों इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क पे। तो देखिए इससे यही क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसको किसने लॉन्च किया और कब लॉन्च किया। तो 2022 में लॉन्च किया गया है। प्रेसिडेंट जो यूएस के प्रेसिडेंट हैं जो बाइडेन जी, उन्होंने इनको लॉन्च किया है। ओके, इसमें टोटल 13 देश शामिल हैं। टोटल ध्यान रखिएगा 13 देश शामिल है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क IPEF में टोटल कितने देश शामिल है? तो 13 देश शामिल है। कौन कौन? उन सब का नाम आपको ध्यान रखना पड़ेगा, बड़ा ही आसान है। देखिए 4 तो क्वाड का कंट्री है, अमेरिका, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया। ये तो 4 तो आपको हमेशा ध्यान रहेगा क्योंकि आप पढ़े भी होंगे क्वाड के बारे में। ओके, उसके अलावा देखिए
थाईलैंड है, वियतनाम है, मलेशिया है, सिंगापुर है, इंडोनेशिया है, ब्रुनई है, फिलीपींस है, साउथ कोरिया है, न्यूजीलैंड है। ये 7 जो कंट्री दोस्तों, फिलीपींस तक आप कभी आसियान पढ़े होंगे, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, जिसमें 10 कंट्री है टोटल। आसियान में टोटल 10 कंट्री हैं। म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, उसके बाद मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनई, फिलीपींस, ये सब टोटल कंट्री है। आसियान में 10 कंट्री हैं, जिसमें देखिए थाईलैंड से यहाँ पर हमारे काम का क्या है, तो थाईलैंड है, वियतनाम है, बस यहाँ पर लाओस, कंबोडिया और म्यांमार नहीं है। लाओस, कंबोडिया, म्यांमार नहीं है दोस्तों। आसियान का नेता सारा कंट्री है। थाईलैंड है, वियतनाम है, मलेशिया है, सिंगापुर है, इंडोनेशिया है, ब्रुनई है, फिलीपींस है। तो ये आपको आसानी से ध्यान रहेगा यदि आपको आसियान याद है तो। ओके, और इसके अलावा 2 और कंट्री हैं, साउथ कोरिया और न्यूजीलैंड। साउथ कोरिया, न्यूजीलैंड, तो टोटल कितने कंट्री हो गए, टोटल 13 देश इसमें शामिल है। तो ये ध्यान रखिएगा, इसमें टोटल 13 देश शामिल हैं। 13 देश का नाम याद रखिएगा, क्योंकि हम जो क्वेश्चन अभी डिस्कस करेंगे उसमें यही पूछा गया है कि कौन शामिल है कौन नहीं शामिल है। ये आप तभी सॉल्व कर सकते हैं जब आपको पता हो कि कौन कौन शामिल है। ओके, ध्यान रखिए कौन शामिल नहीं है। इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क में जो आसियान का 3 कंट्री है, लाओस, कंबोडिया और म्यांमार। लाओस, कंबोडिया, म्यांमार दोस्तों एलसीएम की ट्रिक से याद रख सकते हैं। लाओस, कंबोडिया, म्यांमार ये तीनों शामिल नहीं है आईपीईएफ में। अदरवाइज जो आसियान का सारा कंट्री 10 कंट्री में 3 शामिल नहीं है, मतलब 7 शामिल है। 7 आपका आसियान से हो गया, 7 आसियान से हो गया। ओके, 4 आपका क्वाड का हो गया, 7 4 11, 2 साउथ कोरिया, न्यूजीलैंड, आप ऐसे ही ध्यान रख सकते हैं। तो टोटल 13, इस हिसाब से आप ध्यान रख सकते हैं। ऑलराइट, देखिए हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते हुए दबदबे पर नियंत्रण करने के लिए मतलब अमेरिकी पहल है। ये इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क बनाने का मतलब क्या टारगेट था, इसके पीछे पर्पस क्या, उद्देश्य क्या, ये भी पूछ सकता है। तो जो हिंद प्रशांत क्षेत्र है, इंडो पैसिफिक जो एरिया है, इसमें चीन, आप जानते हैं चीन अपना मतलब प्रभुत्व स्थापित कर रहा है। साम्राज्यवादी नीति वो अपनाता है, विस्तारवादी नीति जिसको कह सकते हैं, कि वो अपने नीचे जिसको भी देखता है कि सब कहता है कि मेरा ही है। जैसे जम्मू कश्मीर के ऊपर वाला क्षेत्र आप जानते होंगे, अक्साई चीन, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश को अपना ही समझता है, सिक्किम को अपना ही समझता है, मतलब सबको वो अपना ही समझता है। वो मैकमोहन लाइन को भी नहीं मानता है। ओके, तो चीन का जो एक प्रकार से बढ़ता हुआ दबदबा है उसको काउंटर करने के लिए इसकी स्थापना की गई है। ये अमेरिका का एक पहल है। ये सभी देश हिंद प्रशांत क्षेत्र की अस्थिरता एवं समृद्धि के लिए एक दूसरे का सहयोग करेंगे। साथ ही साथ जो भी यहाँ 13 देश हैं, ये सभी जो हिंद प्रशांत क्षेत्र के ही देश हैं, ये सब एक दूसरे के स्टेबिलिटी और उसके प्रॉस्पेरिटी में मतलब डेवलपमेंट में भी सहयोग करेंगे। तो आई थिंक कि आपको इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क दोस्तों अच्छे से पता चल गया होगा। कोई रॉकेट साइंस नहीं। देखिए 4 क्वाड का कंट्री है, 7 आपका आसियान का कंट्री है और 2 साउथ कोरिया और न्यूजीलैंड। तो 13 ऐसे ही हो जाता है। कौन कौन नहीं है आसियान को, कौन कंट्री इसमें शामिल है, तो एलसीएम से ध्यान रखें, लाओस, कंबोडिया, म्यांमार। लाओस, कंबोडिया, म्यांमार। ओके, आप देखते हैं दोस्तों RCEP, ये देखिए रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। इसका फुल फॉर्म देखिए, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। ये क्या हुआ दोस्तों, ये उसको काउंटर करने के लिए कहिए तो या तो क्वाड को काउंटर करने के लिए या इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क जो है उसको काउंटर करने के लिए। ऑब्वियसली चीन भी कैसे चुप रह सकता है, इसने देखा कि ये लोग अपना कुछ संगठन बनाया है तो हम भी संगठन बनाते हैं। तो इसने क्या बना दिया, RCEP, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। ये चीन का मतलब मेनली इसमें चीन पार्टिसिपेट है और उसने भी कई सारे कंट्री को इसमें ऐड किया है। इसकी भी स्थापना देखिए 2022 में हुई है। 1 जनवरी 2022 को औपचारिक रूप से अस्तित्व में आया। क्योंकि 2022 में बना हुआ है इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्वेश्चन पूछा गया है और आगे भी पूछ सकता है। आपका जो वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर का एग्जाम है दोस्तों, उसमें करंट अफेयर्स ना मेजर पोर्शन है, तो उसमें पूछा जा सकता है, इसलिए आपको ध्यान रखना चाहिए। 2022 में अस्तित्व में आया है 1 जनवरी को। इसमें टोटल 15 देश शामिल है। इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क में 13 देश शामिल थे और इसमें 15 देश शामिल हैं। कौन कौन शामिल है दोस्तों, बड़ा ही आसान है, ये तो बहुत आसान है, तो आसानी से कर सकते हैं। देखिए 10 तो आपका ये हो गया आपका आसियान वाला कंट्री, यहाँ से आपको आसियान भी पता चल जाएगा। यहाँ देख लेते दोस्तों, ये आसियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। आसियान की स्थापना कब हुई थी, 1969 में, 1967 में इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों। और इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, तो जकार्ता। लिखने में थोड़ा परेशानी हो रहा है दोस्तों, आप आई थिंक आप अच्छे से सुन रहे होंगे। जकार्ता में इसकी स्थापना हुई है, और जकार्ता में इसका हेड क्वार्टर है, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में। और 1967 में 1967 में इसकी स्थापना हुई थी। ओके, 10 कंट्री कौन कौन है आसियान के, तो म्यांमार है, थाईलैंड है, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनई, फिलीपींस, ये सब
आसियान कंट्री है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन में कौन कंट्री शामिल है या कौन नहीं है। आपको 4 ऑप्शन दे देगा, आपको शामिल होने वाला पता होगा तो आप जो नहीं है वो आसानी से उसको रिजेक्ट कर सकते हैं। तो 10 कंट्री तो ये हो गया, और 5 कंट्री कौन है? मेन चाइना है, याद रखिएगा। रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक फ्रेमवर्क में, इकोनॉमिक पार्टनरशिप में चाइना मेन है, तो चाइना 11वां हो गया। जापान ऑस्ट्रेलिया भी है, 2 क्वाड कंट्री भी याद रखिए, 2 क्वाड कंट्री हैं जापान और ऑस्ट्रेलिया, 13 हो गया। और साउथ कोरिया और न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया न्यूजीलैंड वहाँ भी था, साउथ कोरिया न्यूजीलैंड वहाँ भी था दोस्तों, याद रखिए ना। जो वहाँ 13 था, 13 में आपका 7 तो यहाँ भी है और वहाँ भी है, और ऊपर से साउथ कोरिया न्यूजीलैंड वहाँ भी था तो वो यहाँ भी है। एक्स्ट्रा यहाँ पर चाइना है, जापान और ऑस्ट्रेलिया है, जापान ऑस्ट्रेलिया तो वहाँ भी था, इससे आपको ध्यान रहेगा। तो 10 था आसियान वाला, ध्यान रखिए। और चाइना, जापान, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया, न्यूजीलैंड, ये आपका टोटल 15 देश यहाँ पर हो गया RCEP में, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। ओके, देखिए आसियान का स्थापना हुआ था 8 अगस्त 1967 को। इसके टोटल 10 देश इसके सदस्य दोस्तों, मेंबर कंट्री 10 हैं। ये सारा जो है म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनई, फिलीपींस, ये सब आसियान के ही सदस्य हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम, अब इस पर क्वेश्चन बेस्ड देख लेते हैं कौन कौन क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखिए क्वेश्चन दोस्तों, आप आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करवाइएगा। देखिए, मई 2022 में गठित, अभी हमने लोगों ने पढ़ा था कि मई 2022 में 23 मई 2022 को गठित इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क का कौन सा सदस्य राष्ट्रीय, क्षेत्रीय, समग्र आर्थिक साझेदारी का सदस्य नहीं है। मतलब इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क का वो कौन सा मेंबर है जो RCEP का सदस्य नहीं है। तो आपको RCEP का सदस्य पता होना चाहिए दोस्तों। 10 था आपका, कौन था? 10 था आपका आसियान वाला था, और 5 में एक चाइना था, जापान, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया और न्यूजीलैंड। बस आप इससे आप पता कर सकते हैं। देखिए इसी से बन जाएगा। RCEP में संयुक्त राज्य अमेरिका नहीं था, अमेरिका नहीं था, आप देखे थे। रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप है, अमेरिका नहीं था, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। भारत भी नहीं था दोस्तों, लेकिन जापान, ऑस्ट्रेलिया वहाँ पर था। तो कौन पूछा है कि कौन उसका सदस्य नहीं है RCEP का? तो फर्स्ट एंड सेकेंड, तो केवल 1 और 2 सही है। ओके, 1 और 2 सही है, तो ऑप्शन 1 करेक्ट है, याद रखिएगा। भारत और जो अमेरिका है ये RCEP का, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप का सदस्य नहीं है। ऑल राइट, 29 देखिए, आसान क्वेश्चन हो गया दोस्तों। आप रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप RCEP का कौन सा सदस्य राष्ट्र, यहाँ पूछ रहा है कि RCEP का कौन सा सदस्य राष्ट्र इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क का सदस्य नहीं है। अभी हमने देखा था दोस्तों, वो 3 जो आसियान का 3 कंट्री था LCM, वो आपका इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क का सदस्य नहीं था, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए, चीन है, कंबोडिया है, लाओस है, म्यांमार है। ऑब्वियसली चाइना भी इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क में नहीं था, आप देखे होंगे। और लाओस, कंबोडिया, म्यांमार आपको बताए थे LCM, ये आसियान का कंट्री है, आसियान का कंट्री है, RCEP का कंट्री है, सदस्य देश है, लेकिन ये इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क में शामिल नहीं था। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा दोस्तों, चाइना, लाओस, कंबोडिया, म्यांमार। तो ऑप्शन 1 2 3 4 डी ऑप्शन करेक्ट है, 1 2 3 4। देखिए पढ़ लेने के बाद कितना क्वेश्चन आसान हो गया। ये क्वेश्चन पूछा गया है और आगे भी पूछा जा सकता है। ओके, ध्यान रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2022 में बना है। आगे देखिए, आभा क्या है दोस्तों? आभा क्या है? तो आभा का फुल फॉर्म देखिए, आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट ऐप। क्या है? आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट ऐप। आप जानते हैं आयुष्मान कार्ड, मोदी जी ने कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति का, भारत के प्रत्येक नागरिक का एक कार्ड बनेगा, हेल्थ कार्ड बनेगा, जिसको आयुष्मान कार्ड उन्होंने नाम दिया था। ओके, और आयुष्मान कार्ड, हेल्थ कार्ड जो बनेगा दोस्तों, उसको निगरानी करने का या उसका पूरा देखरेख कार्य करने का पूरा किसका जिम्मेदारी है? तो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, NHA, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। इसके बारे में क्वेश्चन पूछा है कि आयुष्मान भारत का क्रियान्वयन एजेंसी कौन है? सो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी इसके क्रियान्वयन एजेंसी है, यह ध्यान रखिएगा। और इन्होंने ही एक ऐप लॉन्च किया है, आभा, आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट ऐप। ओके, इसको भी ध्यान रखिएगा। अच्छा क्वेश्चन है। इसके अलावा दोस्तों और कुछ देखते हैं। इसके अलावा दोस्तों, यदि आप बुक पढ़ने के शौकीन हैं दोस्तों, कई बार अपने वीडियो में बुक की चर्चा किए भी हैं दोस्तों, आप इन सब बुक्स को पढ़ सकते हैं। अच्छी किताब है दोस्तों, ये आपकी नॉलेज को, आपके थिंकिंग पावर को, बिहेवियर को, पर्सनैलिटी को, हर चीज़ को बिल्डअप करेगा दोस्तों। आपको मतलब एक कहते हैं परफेक्ट ह्यूमन बनाएगा आपको। ये सब बुक यदि आप पढ़ लेते हैं, आपकी जो भी कमियाँ हैं उसको दूर करेगा।
बुक को हम लोग को अपने सिलेबस से बाहर दोस्तों, सिलेबस की किताब तो हम लोग पढ़ते ही रहते हैं दोस्तों, लेकिन इसके अलावा हमको कुछ ऐसी किताब पढ़नी चाहिए। ये सब जो किताब है दोस्तों, मैं भी इन दिनों देखिए ये किताब पढ़ रहा हूँ, द एल्केमिस्ट, ए फेबल अबाउट फॉलोइंग योर ड्रीम। ऑब्वियसली ये किताब इंग्लिश में दोस्तों, फिर भी मैं डेली इसको 2 से 4 पेज डेली पढ़ता हूँ। जो वर्ड मुझे नहीं आता है उसको मैं अंडरलाइन कर लेता हूँ और कॉपी में डिक्शनरी से देख के उसको लिखता हूँ, फिर दोबारा पढ़ता हूँ, तो अच्छे से कहानी समझ में आ जाता है। ओके, आप भी इसको पढ़ सकते हैं दोस्तों, इन सब किताबों को पढ़ सकते हैं यदि आपको पसंद हो तो। एक किताब जैसे रश्मिरथी, रामधारी सिंह दिनकर जी का दोस्तों किताब है, बेहतरीन किताब है दोस्तों। यदि किताब ये पढ़ लेते हैं उसके बाद आप स्वयं लिखेंगे कि मैं अभी तक इन किताबों को क्यों नहीं पढ़ पा रहा था। इसकी जो लाइन पढ़ेगा दोस्तों, आपके शरीर में इतना ऊर्जा भर देगा, आप में आलस और जो भी आप जो निकम्मापन होता है किसी का, आगे भविष्य ना दिखना कि आगे हम क्या कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, प्रोक्रेस्टिनेशन जो जैसी दुविधा रहती है, टाल मटोल, आपको ये सब चीज़ें दूर हो जाएगी। इसकी कुछ पंक्तियाँ हम सुनाना चाहेंगे दोस्तों, आपने पढ़ा भी होगा। भगवान श्री कृष्ण जब दुर्योधन के दरबार में जाते हैं कि पांडवों को कुछ, उनको भी साम्राज्य का हिस्सा दो, वो भी क्योंकि राज क्षेत्र के ही सदस्य हैं। ओके, लेकिन वो कुछ भी देना नहीं चाहता है और उल्टे भगवान श्री कृष्ण को बांधने चला जाता है। तो इस सब के बारे में इसमें लिखा हुआ है। बस 1-2 पंक्ति हम सुनाना चाहेंगे कि जब नाश मनुष्य पे छाता है पहले विवेक मर जाता है। कितनी सुंदर लाइन है, उसी में लिखा हुआ है, उसी में लिखा हुआ है दोस्तों। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखिए आगे क्या होता है। बहुत सुंदर लाइन है, याद तो मुझे पूरा सुना सकते हैं, लेकिन खैर अभी नहीं सुनाएंगे। इसी में दोस्तों और लिखा हुआ है एक कविता, बड़ी ऊर्जावर्धक कविता, यदि आप पढ़ लें तो मज़ा आ जाए दोस्तों। कि उसकी कुछ पंक्तियाँ सुनाना चाहेंगे दोस्तों कि सच है विपत्ति जब आती है कायरों को ही दहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों पे राह बनाते हैं। है कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके आदमी के मग में, खमठोक ठेलता है जब नर पत्थर के जाते पाँव खर, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी भर जाता है। दोस्तों इन सब किताबों को पढ़ने के बाद आपके अंदर वो भीतर जो आग लग जाएगी, और उससे कह सकते हैं आग मतलब कि एनर्जी, इतना ज़्यादा एनर्जी आ जाएगा कि आप जो भी काम करना चाहेंगे आप उसमें 100% दे पाएंगे और उसको कर पाएंगे। देखिए दोस्तों, इन दिनों मैं तो इसके अलावा बहुत सारा किताब पढ़ चुका हूँ दोस्तों, लेकिन मेरे टेबल पे देख रहे हैं इतना ये सब किताबें हैं दोस्तों। डार्क हॉर्स जैसे हम पढ़ चुके हैं, डार्क हॉर्स पढ़ चुके हैं, गबन पढ़ चुके हैं, आपके अवचेतन मन की शक्ति ये पढ़ चुके हैं। इन दिनों हम दोस्तों 2 किताब बस द एल्केमिस्ट और एटॉमिक हैबिट्स पढ़ रहे हैं। एटॉमिक हैबिट्स भी बेहतरीन किताब है दोस्तों। इसमें ये बताया गया है कि आप कैसे 1% ही सुधार करके डेली, यदि आप अपने लाइफ स्टाइल में दोस्तों जो भी आप कुछ आगे करना चाहते हैं या अपने कोई भी किसी भी चीज़ को परिवर्तन लाना चाहते हैं, किसी भी चीज़ में बदलाव लाना चाहते हैं, तो 1% ही यदि हम डेली उसमें चेंजेस लाएं, अचानक जो सोचेंगे हम कोई बड़ा चीज़ कर ले या अचानक किसी चीज़ को, अपनी बुरी आदतों को छोड़ दें या कोई नई आदतें हम पकड़ लें अचानक, ये संभव नहीं है। लेकिन यदि हम 1% ही डेली हम करते हैं दोस्तों, हम एक ऐसा टाइम आएगा कि हम बहुत बड़ा बदलाव कर पाएंगे। इन सब चीज़ के बारे में इस किताब में अच्छी तरीके से बताया गया है। तो इन दोनों किताब को मैं इन दोनों पढ़ रहा हूँ, आप भी चाहे तो उसको पढ़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है दोस्तों, वहाँ से आप परचेज करके पढ़ सकते हैं, या आपके मार्केट में अवेलेबल हो तब वहाँ से भी आप आसानी से उसको खरीद सकते हैं और पढ़ सकते हैं। जरूर दोस्तों, सिलेबस के अलावा भी आपको दिनचर्या में इन सब किताबों को थोड़ा बहुत ऐड करना चाहिए। 1 ही 2 किताब पढ़िए दोस्तों एक साथ, ताकि आपका जो सोच हो मल्टी डायमेंशनल हो सके, आप बहुआयामी सोच सकें। जरूरी नहीं कि आप जो भी पढ़ रहे हैं बस उतना ही करें। ये कुएं का मेढक बनने से बेहतर है दोस्तों कि कुछ अच्छा सोचे, बड़ा सोचे, क्योंकि बड़ा सोचने के बाद आप बहुत बड़ा कर पाएंगे दोस्तों। रिच डैड पुअर डैड के बारे में पढ़े ही होंगे, आप सुने ही होंगे, बहुत सारे लोग इसको रिकमेंड करते हैं, पढ़ते भी हैं। यदि आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, पैसा आपके पास बच नहीं पाता है, पैसा को कैसे हम सेव करें, ओके, कैसे हम मनी अर्न करें, अच्छे से मनी कैसे अर्न करें, मनी पर कब से हमको सोचना चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में इसमें अच्छे से दिखाया गया है। और 100% यदि आप इसको फॉलो करते हैं तो आप में बिल्कुल बदलाव आता है दोस्तों। बहुत सारे लोग किताब पढ़ के आगे निकले हैं। अच्छा बोलने की कला और कामयाबी, इन किताब को भी पढ़ सकते हैं, अच्छी किताब है दोस्तों। ओके, और ये किताब है दोस्तों यूजिंग साइंस टू गेट अनफक योर ब्रेन, किताब का नाम है यूजिंग साइंस टू गेट योर एंजाइटी, डिप्रेशन, एंगर, फ्रीकआउट्स एंड ट्रिगर्स। यदि आप में किसी प्रकार का एंजाइटी हो, डिप्रेशन हो, एंगर हो, तो आप किताब को पढ़ के दोस्तों साइंस की मदद से, साइंस के हेल्प से अच्छी तरीके से बताया गया है, आप इसको मतलब उसको दूर कर सकते हैं। कहते हैं ना कि वक्त बदलना सीखो या वक्त के साथ बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। मतलब हाथ पे हाथ धर के बैठने से कोई कुछ नहीं होने वाला दोस्तों, आपको सोचना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा,
बाहर निकलिए। बाहर नहीं घूम सकते हैं, वैसे तो घूमना चाहिए, सप्ताह में कम से कम कहीं ना कहीं बाहर जाना चाहिए दोस्तों। यदि आप बाहर नहीं जा सकते हैं तो अपने भीतर जाइए। भीतर जाने का मतलब है कि खुद से बातें कीजिए, खुद को समय दीजिए, अपने आप को समझिए। जब आप अपने आप को समझ जाइएगा तब आपको लगेगा, साइकोलॉजी भी कहती है दोस्तों कि जिस दिन आप ये समझ लेते हैं कि आपका जो भी लक्ष्य है, आपका जो भी काम है, वो आपके अलावा कोई और नहीं कर सकता है, आप स्वयं कर सकते हैं। आपको खुद आप ही आगे ले जा सकते हैं दोस्तों, अपने खुद में इंक्रीजिंग कर सकते हैं, आपके अलावा कोई नहीं कर सकता। जिस दिन आपको ये बात समझ में आ जाएगी अच्छे से, जिस दिन आपको इस पर बिलीफ हो जाएगा, बस सफलता आपसे बहुत कम दूर रहेगी। आप बस हल्का प्रयास करना पड़ेगा, आप जो चाहिए उसको पा सकते हैं। ओके दोस्तों, तो आई थिंक आज कुछ ज़्यादा ही हो गया। अच्छे से इसको पढ़िएगा और इन सब चीज़ों को देख लीजिए। आरसीईपी और इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क को आप अपने नोटबुक में उतार लें, हो सकता है आगे जो भी क्वेश्चन है, और इन दोनों क्वेश्चन को भी लिख लीजिए दोस्तों, आप इसको अच्छे से सॉल्व कर पाएँ। ओके, इसके अलावा कोई क्वेरी है दोस्तों, कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। किसी प्रकार का सुझाव भी दे सकते हैं आप हमें। ओके, तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद। आपका आभार, आपने इतना देर तक सुना। जय हिंद।